Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video we are going to discuss about the current affair general knowledge for CLAT 2025 examination. In this video we have included the current affairs from the 4th of August to 11th of August, that is the second week of August, and this is the part 19 of this session. सो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है इस वीक के हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्लैट में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है उसके रिगार्डिंग जो है से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Before that, these are our social media platforms, so you can join here, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, and subscribe this channel, that is YouTube Maneuver Law Entrance चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको शेयर किया जाता है, रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलते हैं और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है ये स्लाइड वगैरह जो है सब यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। सो इस पे जो है आप जो है यहाँ सब्सक्राइब करके इसको ज्वाइन करके इसको अवेल कर सकते हो, तो इसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। सो इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम एंड लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन और लॉ के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वेदर क्लैट और MSCT लॉ 3 ईयर 5 ईयर्स के लिए, तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। यहाँ जो है विजिट करके जो है आप सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दीज आर ऑफलाइन सेंटर, अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। और यहाँ पर जो है आपको काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे ऑन पैन इंडिया लेवल, दैट इज़ लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो है आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। So let's start this session, that is about the CLAT 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो पैसेज इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पैसेज है दैट इज अबाउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। तो इसको देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ये किसने पब्लिश किया है, क्या है इसमें, क्या क्या प्रोविजंस है, इस इंडेक्सेस में क्या चीज़ें जो है पब्लिश की गई है। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। सो फर्स्ट है कि अ रिसेंट one report titled World Development Report 2024, the middle income trap, has highlighted significant challenges faced by over 100 countries including India in achieving high income status in the coming decades। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जो पब्लिश किया गया है इसमें कहा गया है कि ये जो है बहुत सारी जो है 100 से ऊपर है, ओवर 100 कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप? सो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें जो है कंट्री जो है मिडिल जो है डेवलपमेंट पे पहुंच के जो है उसके बाद उसका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, वो मिडिल इनकम ट्रैप में ही फंस चुकी है। तो इंडिया जो है उसमें है और भी कंट्री जो है बहुत सारी हैं, 100 से ऊपर कंट्रीज इसमें है। इंडिया इज अमॉन्ग 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप वेयर कंट्रीज स्ट्रगल टू ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल इनकम टू हाई इनकम स्टेटस। तो ये जो है इंडिया जो है इससे स्टेज पे आ रहा है कि ये जो है कहीं इसमें फंस ना जाए कि मिडिल इनकम में, और उसके बाद जो हाई इनकम की तरफ जो है मूव ही नहीं कर पाती है, उसी में फंस कर रह जाती है। The report notes that only 34 middle income economies have transitioned to high income status since 1990, often due to special circumstances like European Union integration और ऑयल रिजर्व। तो ये एक रिपोर्ट बताता है कि सिर्फ जो है 34 कंट्री ऐसी है जो मिडिल इनकम से जाकर हायर इनकम में पहुंच गई है। वो भी कुछ ऐसा 1990 से लेकर वो भी कुछ ऐसा सिनारियो आया जिसकी वजह से उसको हेल्पफुल सिनारियो था जिसकी वजह से वो पहुंच पाई। जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक जो है यूनियन बना जिसमें इंटीग्रेशन हुआ, बहुत सारे कंट्री मिलकर जो है और एक दूसरे को कोऑपरेट किया। और दूसरा कि ऑयल रिजर्व, जैसे गल्फ वगैरह में ऑयल रिजर्व निकल गया बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो जो है नेक्स्ट फेज में चला गया, दैट इज हाई इनकम स्टेटस में चला गया। मिडिल इनकम कंट्रीज आर होम टू 6 बिलियन पीपल रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड जनरेट ओवर 40% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो क्या है कि इंडिजीनियस जो है 75%, मतलब कि 6 बिलियन क्या होता है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है टोटल 8 बिलियन, और उसमें से 6 बिलियन जो है पॉपुलेशन किसका फॉर्म करता है, दैट इज मिडिल इनकम कंट्रीज का। लेकिन ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 40% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। The success or failure of these countries in achieving high income status will significantly impact global economic prosperity।
तो अगर ये सक्सेस होता है, फेल्योर होता है, तो ये जो है सिर्फ इसी कंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि अब जो है दुनिया क्या हो चुकी है, वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज। तो किसी एक कंट्री में कोई भी सिचुएशन आता है, इंसिडेंट होता है, तो वो सारी कंट्री में इफेक्ट पड़ता है इससे। India is identified as the fastest growing major economy, but it would take 75 years for its per capita income to reach a quarter of the US income levels if current trend continued। तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी इंडिया को कितना टाइम लग जाएगा, 75 ईयर्स। इट विल टेक 75 ईयर्स टू, अभी जो यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है उस तक पहुंचने के लिए अभी इंडिया को 75 ईयर्स लग जाएगा। इट विल टेक 75 ईयर्स टू रीच द यूएस इनकम लेवल राइट नाउ। मिडिल इनकम कंट्रीज फेस सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स इंक्लूडिंग एजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डेब्ट, जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेड फ्रिक्शंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो ये सारी जो है मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है उनके साथ बहुत सारी जो है ऑब्स्टिकल्स लगी रहती है आपको, जैसे कि पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, बुढ़ापे की लोग तरफ बढ़ रहे हैं, डेट ज़्यादा हो रहा है, आपको लोन वगैरह जो है कर्ज ज़्यादा हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, टेररिज्म वगैरह का खतरा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, इंटरनल प्रोटेस्ट, इन्वायरमेंटल कंसर्न रहता है, डिजास्टर वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो ये सारा जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के साथ लगा रहता है। तो आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। The first question is which of the following institution has been replaced by one in the above passage। तो जो हमने अभी पैसेज देखा उसमें फर्स्ट जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो किसको रिप्लेस कर रहा है, इट इज रिप्लेसिंग वर्ल्ड बैंक। सो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, रॉबर्ट ज़ोएलिक, डेविड मलपास, क्रिस्टिन लगार्ड, अजय बांगा। एंड द करेक्ट आंसर इज अजय बांगा। ये जो है इंडियन ओरिजिन के ये है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है इनका नाम। ये अभी कौन है, वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बी रेडी इंडेक्स विच इज सेट टू रिप्लेस द डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है अब रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसका नाम है बी रेडी। पहले जो है कौन रिपोर्ट पब्लिश करता था, ईज ऑफ डूइंग, उसके जगह पे in place of ease of doing it will publish be ready index। which organization will do that, international monetary fund, world economic forum, world bank, united nation। and the correct answer is world bank। तो वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता था ईज ऑफ डूइंग, उसको बंद कर दिया है, अब पब्लिश करेगा, दैट इज बी रेडी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज टॉप द फॉर्च्यून ग्लोब 500 लिस्ट ग्लोबली एंड विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक। तो फॉर्च्यून ग्लोब जो है उसका जो है रैंकिंग आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें जो है कौन सी कंपनी टॉप की है और इंडिया में टॉप कंपनी कौन है जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में ग्लोबली टॉप किया है, अमेजन एंड LIC, वॉलमार्ट एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, वॉलमार्ट एंड SBI, सऊदी अरामको एंड टाटा मोटर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज वॉलमार्ट एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब कि वॉलमार्ट जो है वो टॉप पोजीशन पे है और ये लगातार 11th ईयर तक जो है कंसेक्यूटिव जो है वो टॉप पोजीशन पे मेंटेन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ऑन 86th पोजीशन, ओवरऑल पोजीशन जो है 86th है, इंडिया में इसका पोजीशन टॉप है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The World Economic Forum published the 18th edition of its annual Global Gender Gap Report for 2024। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस बार कितना एडिशन था, तो 18th एडिशन। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 146 economies globally। What position did India achieve in the Global Gender Gap Index 2024। तो ये जो है आपको जेंडर पैरिटी के बारे में बताता है, जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में, और उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है, 127th, 128, 129, 130। एंड द करेक्ट आंसर इज 129। फर्स्ट पोजीशन पे है आइसलैंड, जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बांग्लादेश पॉलिटिकल अपहीवल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी, बांग्लादेश से जो है काफ़ी जो है वहाँ अनरेस्ट सिचुएशन हो चुका है, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द बांग्लादेश के अनरेस्ट के पीछे क्या वजह है,
तो वो सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम देखेंगे। सो द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मार्क्स अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो बांग्लादेश से जो है शेख हसीना रिजाइन कर दी, उसके बाद वो कंट्री छोड़ के इंडिया चली आई, इंडिया में रिफ्यूज जो है वो ली है। अब आगे कहाँ जाती है वो देखने वाली बात है। As she fled the country amid protests and sought refuge in India, the stability of Bangladesh and its relationship with India have come into question। तो जैसे ही बांग्लादेश से जो है वो निकल कर इंडिया आ गई है, तो यहाँ पर जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में भी जो है बहुत सारा ये हो गया है कि अब क्या हो सकता है, दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा रह सकता है, कोई सावरनेस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही है। This upheaval could have far-reaching consequences not only for the region but also for India's national security। तो अगर ये जो अपीवल है, ये जो अनरेस्ट है, इससे जो है सिर्फ बांग्लादेश में ही फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये हमारा जो है जो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कहते हैं, वहाँ पर भी नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जो है एक मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। Bangladesh has been engulfed in protest for our job quota issue fueled by authoritarian policy and suppression of opposition leading to significant unrest, the largest since Sheikh Hasina's tenure began in 2008। तो बांग्लादेश जो बना था 1971 में, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो उस फ्रीडम के लिए फाइट किए थे उनको रिजर्वेशन दिया गया था। दिस 30% रिजर्वेशन इज गिवन टू फ्रीडम फाइटर ऑफ द बांग्लादेश। नाउ दिस रिजर्वेशन इज एक्सपेंडेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। उसी वजह से जो है ये आपको अनरेस्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे जो आखिरी में इसका रिजिग्नेशन ही लेना पड़ गया, वो उसको वहाँ से भागना पड़ गया शेख हसीना को। Bangladesh is a major player in the global clothing industries, accounting for 7.9% of global trade in clothing। तो टेक्सटाइल के फील्ड में जो है बांग्लादेश एक बहुत जो है मेजर प्लेयर है और 7.9% ग्लोबल ट्रेड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, किसमें? दैट इज क्लोथिंग के फील्ड में। द कंट्री इज $45 बिलियन गारमेंट सेक्टर विच employs over 4 million workers, represent more than 85% of the merchandise export। तो 45 मिलियन गारमेंट सेक्टर है और कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? 4 मिलियन से ज़्यादा वर्कर जो है इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश का ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया के लिए क्या हो सकता है? इससे जो है मार्केट में फर्क पड़ेगा, कपड़ों पे फर्क पड़ेगा। इंडिया हैज लॉस्ट अ की पार्टनर इन शेख हसीना हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप। तो क्या है कि शेख हसीना का इंडिया के से काफ़ी अच्छा जो है रिलेशन था, वो हर तरह से जो है इंडिया प्रो इंडियन जो है गवर्नमेंट थी। अब जो है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है। तो अब किस तरह का सिचुएशन रहता है, बांग्लादेश से इंडिया का क्या रिलेशन रहता है, चाइना का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ विद हसीनाज अनपॉपुलरिटी ग्रोइंग, इंडिया में फेस बैकलैश फ्रॉम बांग्लादेश सिटीजन हु व्यू इंडिया एज एन अलाई ऑफ द आउटस्टेट लीडर। तो इंडिया ने जो है रिफ्यूज़ दिया है शेख हसीना को, तो इससे जो है बांग्लादेश की पब्लिक और बांग्लादेश का जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको लग सकता है कि इंडिया जो है उसका साथ दे रहा है, जो यहाँ से भगाया गया आउटस्टेट लीडर है, और इससे जो है इंडिया का रिलेशनशिप में जो है सावरनेस आ सकता है, जो है से उतनी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रह सकता है। द सिचुएशन कुड स्ट्रेन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो वही बात है कि स्ट्रेन जो है दोनों के रिलेशनशिप में आ सकता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है टोटल लेंथ कितना शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ? 4000 किलोमीटर, 4018.5 किलोमीटर, 4068 किलोमीटर, 4096.70 किलोमीटर। तो 4096 किलोमीटर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, ये सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972? तो हम जानते हैं कि 1971 में जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था। एंड आफ्टर दैट 93,000 सोल्जर जो है पाकिस्तान के थे और उसके बाद जो है एग्रीमेंट साइन हुआ। तो कौन सा एग्रीमेंट था? शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था और ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये किन दो कंट्री के बीच का ज्वाइंट वेंचर है? तो भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप के लिए जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद बांग्लादेश अमॉन्ग इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो अभी हमने देखा ये सही स्टेटमेंट है। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर मोर देन 50 कॉमन रिवर्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कितना स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में वो है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो इनमें से पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे बांग्लादेश के? शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान, अब्दुल हमीद, अली अब्दुल्ला सालेह। एंड द करेक्ट आंसर इज शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ शेख हसीना। सो ये जो है हमारा सेकंड जो है पैसेज था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन वक्फ एक्ट 1995। तो वक्फ एक्ट जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे वक्फ क्या है और क्या प्रॉपर्टी, इसका क्या बिल का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो Parliament is set to introduce the Waqf Amendment Bill 2024 to amend the Waqf Act 1995 with the goal of enhancing accountability and transparency in the functioning of Waqf Board। तो ये जो है पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 2024 अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो है क्या अमेंड करने जा रहा है, वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करना है, जिससे कि वक्फ जो है उसको अकाउंटेबल बहुत सारी चीज़ों में और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसके जो आपको लैंड वगैरह है उसमें जो है क्या वर्क करता है, लैंड कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये आपको अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया है। It seeks to remove certain provisions of the Waqf Act 1995 to reduce the Waqf Board's unchecked power, which currently lets them declare any property as Waqf without necessary check। तो ये वही है कि चेक के लिए है, चेक एंड बैलेंस का जो है कि उस पर जो है से पूरा जो है से एब्सोल्यूट पावर ना हो, उस पर भी जो है उसके भी अमेंडमेंट हो, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो कि आखिर उनके प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ से आया, किस तरह से आया है, वो सारी चीज़ें जो है वो चेक करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। The bill outlines around 40 amendments to the current Waqf Act, including that Waqf Board will be required to undergo mandatory verification for all property claims, ensuring transparency। तो वही है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका पूरा जो है मैंडेटरी वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। वक्फ क्या है? इट इज़ द परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस एज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। तो वक्फ वो है जो आपको मूवेबल, इमूवेबल या टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो और वो उसको जो है आपको रिलीजियस पर्पज से जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इम्प्लाइज द इंडाउमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल टू गॉड बाय ए मुस्लिम अंडर द प्रीमाइज दैट द ट्रांसफर विल बेनिफिट द नीडी। तो ये जो देते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उन देने वालों के लिए जो है कि ये मकसद होता है, ये मोटिव होता है कि ये जो है जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी है, उनको बेनिफिट करेगी। द प्रोसीड्स फ्रॉम ए वक्फ टिपिकली फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क्स एंड शेल्टर होम्स। तो इन सब चीज़ों में जो है ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने में, ग्रेवयार्ड इस्टेब्लिश करने में, मस्जिद बनाने में, मॉस्क और शेल्टर होम्स जो है इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ वक्फ वन मस्ट ऑफ साउंड माइंड एंड होल्ड वैलिड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। है कोई अगर चाह रहा है कि वक्फ डिक्लेयर करना अपने प्रॉपर्टी को, तो वो ज़रूर साउंड माइंड का होना चाहिए और उसके पास जो है प्रॉपर्टी का पूरा पेपर जो है उसके पास ऑथराइजेशन जो है वो होना चाहिए। इट कैन सू एंड बी सूड इन कोर्ट, तो इसको जो है कोर्ट में सूड भी कर सकते हैं। द वक्फ बोर्ड इज सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स इन इंडिया आफ्टर द रेलवेज एंड द डिफेंस अब डिपार्टमेंट। तो कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है रेलवे और डिफेंस के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है इसके पास लैंड है, लैंड होल्डर बॉडी है। तो ये जो है वक्फ एक्ट के बारे में था, वक्फ बोर्ड के बारे में था। हम इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। The first question is the Central Waqf Council is a statutory body under the administrative control of
द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल, और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1964, 1960, 1955, 1961। एंड द करेक्ट आंसर इज 1964 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ द प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन। अगर किसी ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया अपने प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी पे आप किसका जो है अधिकार हो जाएगा, किसके लिए दिया है उसने? गॉड, वक्फ, मुतवल्ली, ज्वाइंटली ऑन ऑल ऑफ द एबव। तो उसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा गॉड। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन पार्लियामेंट। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है पार्लियामेंट में किसने इंट्रोड्यूस किया? किरण रिजिजू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव। एंड द करेक्ट आंसर इज किरण रिजिजू। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो है मिनिस्टर हैं, तो ये किरण रिजिजू ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश गारंटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज, दैट इज फंडामेंटल राइट जो है वो कौन सा है जो गारंटी करता है माइनॉरिटी के लिए लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे जो माइनॉरिटी है, दैट इज कल्चरल और एजुकेशनल राइट गारंटी देता है। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 350A, 350B, आर्टिकल 45 एंड 46, नन ऑफ द एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 29 एंड 30, that is the fundamental right to minority. Next question is in India if a religious sect or community is given the status of a national minority, what special advantage it is entitled to। अगर किसी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो नेशनल माइनॉरिटी का, तो वो क्या क्या एडवांटेज जो है अवेल कर सकता है? इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यस सही है। The President of India automatically nominates a representative of the community to the लोक सभा, नहीं ऐसा नहीं है, लोकसभा में प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते हैं। It can derive benefits from the Prime Minister's 15 point program, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये टॉपिक वो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का 82nd एनिवर्सरी था जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए जो है इस दिन को हर साल जो है क्विट इंडिया मूवमेंट डे के तौर पे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या जो है ये पैसेज में है और उससे रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो अगस्त क्रांति डे, that is August Revolution Day is observed on 8th of August annually in India। तो हर साल 8th of August को हम लोग जो है अगस्त क्रांति डे भी इसको कहते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन डे भी कहते हैं इसको। In 2024 India celebrates the 82nd anniversary of the QIM, that is Quit India Movement। It commemorates the historic launch of the QIM in 1942 under the leadership of the महात्मा गांधी के अंडर में जो है ये मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। It was a pivotal movement in India's struggle for independence from the British colonial rule, which called for the immediate withdrawal of British forces from India। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो उस वक्त वर्ल्ड वार का भी सिचुएशन था और ब्रिटिश का जो है वर्ल्ड वार में भी था और इंडिया में भी ये सिचुएशन हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एक वायलेंट मूवमेंट बन गया था और यहाँ से जो है अब ब्रिटिश को कहा कि आप भारत छोड़ो, आप तुमको जाना ही होगा। तो इस वक्त जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन एक्सपोज ब्रिटिश unchanged attitude on constitutional advance and made it clear that any more silence would be tantamount to accepting the British rule to decide the fate of Indians without consulting them। तो क्रिप्स मिशन जो आया हमारा, जो क्रिप्स मिशन था कि क्रिप्स मिशन कुछ अच्छा लेकर आएगा, लेकिन इसका भी वही बात था कि इंडिया जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और बिना पूछे इंडिया को जो है वॉर में जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में जो है इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया था। तो इससे भी जो है लगा कि ब्रिटिश से अब कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप रहने से नहीं होगा, अब हमें जो है एक मूवमेंट करना ही होगा, जो इसका रिजल्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट। The main personalities taking up underground activity were Ram Manohar Lohia, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, आरपी गोयनका। तो ये सब जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो जो है वो शुरू किया, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ऑपरेशन 0 आवर के थ्रू जो है 9 अगस्त को सभी बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। उस वक्त जो है ये सारे लीडर उभर के सामने आए। उषा मेहता स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। In the
Early hours of 9th of August 1942, all the top leaders of the Congress were arrested and taken to unknown destination. तो सबको अरेस्ट करके कहीं कहीं रख दिया, जैसे क्या नाम है, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रख दिया। तो इस तरह से जो है सभी लीडर अरेस्ट हो गए थे। एजिटेटिंग क्राउड्स वे लाठी चार्ज, टीयर गैस्ड एंड फायर्ड अपॉन, तो लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस छोड़ा गया और लोगों पे गोलियां भी चलाई गई, बहुत सारे लोग मारे भी गए। द नंबर ऑफ दोज किल्ड इज एस्टिमेटेड एट 10,000 के करीब जो कहा जाता है कि मर गए। द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो एक बहुत मूवमेंट का जो एक क्रूशियल पॉइंट था जो आखिरी में ये हुआ कि 1947 में हमें ब्रिटिश को आज़ाद करना ही पड़ा। सो अब जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। सो व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एरविन, एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस वक्त वाइसरॉय था। प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? क्विट इंडिया वर्ड जो है ये किसने क्वाइन किया था, ये शब्द, ये स्लोगन? ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा असफ अली, एंड द करेक्ट आंसर इज यूसुफ मेहर अली। एंड गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on 11th of August 1942 during the Quit India movement the 7 students were killed by police shots while hoisting the flag near Patna Secretariat. What was the name of the district magistrate who ordered the firing on the student procession? तो पटना में क्या हुआ कि पटना के कुछ बच्चे जो हैं, कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे थे कि पटना सेक्रेटेरिएट के पास झंडा फहराने जा रहे थे ऑन 11th of August 1942 को, और उसी वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फायर करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें जो है टोटल 7 जो स्टूडेंट थे उसकी डेथ हो गई। तो उस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था? MG हैलेट, WG आर्चर, टेलर, WH फ्रूफ्स, एंड द करेक्ट आंसर इज WG आर्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट ही यहीं से हुआ था, दैट इज ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर जो है फ्लैग जो है किसने होस्ट किया था? सरोजनी नायडू, मंतागनी हजरा, तारा रानी श्रीवास्तव, अरुणा आसिफ अली, एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणा आसिफ अली जो है इन्होंने जो है फ्लैग को होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट द प्लेसेस सतारा, बलिया, तामलुक एंड तालचेर वेयर फेमस फॉर? तो ये जो जगह है सतारा महाराष्ट्र में, बलिया उत्तर प्रदेश में, तामलुक जो है आपको मिदनापुर वेस्ट बंगाल में और तालचेर उड़ीसा में, ये किस लिए फेमस था उस टाइम में क्विट इंडिया के टाइम में? The peasants revolt during Quit India movement, the parallel government established during the Quit India movement, the meeting of Congress working committee during Quit India movement, more than one of the above. And the correct answer is the parallel governments established during the Quit India movement. इन जगह पे जो है क्या हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट जो है इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया था। जैसे सतारा में नाना पाटिल ने किया था, उसी तरह से अगर बलिया की बात करें तो चीतू पांडे ने जो है गवर्नमेंट लीडर थे जिन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। तो ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग हमारा पैसेज था, उससे रिगार्डिंग हमारा जो है भी MCQ था वो हमने देखा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज दैट इज अबाउट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। सो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है पहली बार जो है गवर्नमेंट दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जैसे जैसे खेल रत्न पुरस्कार होता है उसी तरह से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है अब इंट्रोड्यूस हुआ है। विज्ञान यानी साइंस, नेशनल साइंस अवार्ड। So the Indian government announced the first ever राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2024, making a significant shift in the country approach to recognizing scientific achievement। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार जो है ये अनाउंस किया है कि अब जो है साइंटिफिक अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। ये हाईएस्ट अवार्ड होगा साइंस के फील्ड में। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ऑन 23 अगस्त, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटिंग द माइलस्टोन ऑफ चंद्रयान 3 मून लैंडिंग। तो हमेशा क्या होगा कि ये स्पेस डे जो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था और इसीलिए जो है इस दिन जो है अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। द RVP इज अ दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ प्रेस्टिजियस सेट ऑफ अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज एंड encourage significant achievement by scientists
technologists and innovators of Indian origin, including persons of Indian origin, whether working in India or abroad। तो ये जो है इन लोगों को भी दिया जाएगा ताकि जो है इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सके, इनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। These awards honor individuals who have made distinguished contribution through impactful research, innovation और discovery that benefits Indian communities और society। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी और इंडिया के लिए, जिनको बेनिफिट होगा, तो इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। These awards shall be announced on 11th of May, that is National Technology Day every year। तो हर साल 11 मई को 11th of May को इसको अनाउंस किया जाएगा, जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। द अवार्ड सेरेमनी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स विल बी हेल्ड ऑन नेशनल स्पेस डे, और ये जो सेरेमनी होगा दैट इज ऑन नेशनल स्पेस डे 23rd of August। RVP is awarded in various categories such as physical science, chemical science, biological science, mathematical science, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो इन सारे फील्ड में जो है आपको दिया जाएगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक्स एंड इंजीनियरिंग। ईच अवार्डीज रिसीव अ सनद, दैट इज सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो हर अवार्डीज को जो ये चीज़ मिलेगा। नाउ देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है। For outstanding contribution to which one of the following field is शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस। एंड द करेक्ट आंसर इज साइंस। और इसी के प्लेस पे आप दिया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन प्लेस ऑफ शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये वाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा व्हेन। वन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेशनल साइंस डे जो है वाई भी हो सकता था, लेकिन वाई के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट क्यों करते हैं? दैट इज ऑन 28th of February, 29th of August, 11th of December, 8th of December। एंड द करेक्ट आंसर इज 28th of February को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? वाई? बिकॉज ऑन दैट वेरी डे CV रमन जो है उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1930 में जो है रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट जो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है उसके फादर किसको कहा जाता है? देवेंद्र लाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विक्रम साराभाई, CV रमन। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2024। तो इस बार जो नेशनल साइंस डे था उसका थीम क्या था? साइंस फॉर इनोवेशन, साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस फॉर ग्लोबल हार्मोनी, साइंस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। एंड द करेक्ट आंसर इज साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। दिस इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 was launched on 14th of July and it landed on moon on 23rd of August। और उस जहाँ पे लैंड किया था मून उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। And India became the 4th country to do so and first country to land the lunar mission on south pole of the moon। तो ये चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई, S सोमनाथ, रितु करिधल, श्रीवास्तव, P वीरा मुथुवेल। एंड द करेक्ट आंसर इज P वीरा मुथुवेल जो है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसरो ने लॉन्च किया था, दैट इज इसरो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, 15th of August 1969। इट्स हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर। और अभी जो करंट इसके चेयरमैन है दैट इज S सोमनाथ इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एंड द फर्स्ट चेयरमैन वाज विक्रम साराभाई। सो ये जो है आपको 5 क्वेश्चन था। दीज आर द 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स। तो और ये 5 टॉपिक जो हमने डिस्कस भी किया, क्या क्या टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीक का। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन। Before that, these are our offline center. If you are preparing for the law examination, CLAT examination, MSc ETCL, so if you are residing in Mumbai, you can visit at that center. वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी यहाँ visit कर सकते हैं। Otherwise, on pan India level, that is for online class, live classes, you can call on this number and the counselor will guide you about the self-study program for law examination, or you can comment and we will respond to that. So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.